नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कहा जाता है कि सत्ता हमेशा किसी एक के पास नहीं रहती और जब पासा पलटता है तो फिर क्या क्या निकलकर सामने आता है वो आपको ये खबर देखकर समझ में आ जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो भी सत्ता के सिंहासन पर बैठता है उसको क्या लगता है कि उसके किए गए काम और घोटाले कभी बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि उनके हाथ से ही सत्ता की कुर्सी जाने के बाद उन पर कार्रवाई हो सकती है, उनका भांडा फूट सकता है, तो शायद वो कोई गलत काम करते ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद कुछ ना कुछ होता ही है। इसी में से एक खुलासा हुआ है तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर को लेकर, जिससे सियासी भूचाल आ गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, लेकिन ऐसे में तेलंगाना की पूर्व केसीआर सरकार को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने सियासी पारा और ज्यादा हाई कर दिया है। क्योंकि तेलंगाना में फोन टैपिंग को लेकर जो सियासी घमासान चल रहा था उस पर से पूर्व अधिकारी ने पर्दा हटा दिया है और पूर्व सीएम केसीआर की मुश्किलों में भी इजाफा कर दिया है। दरअसल तेलंगाना के चर्चित फोन टैपिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पूर्व पुलिस उपायुक्त पी राधाकिशन राव ने बीआरएस सरकार के सत्ता में रहने के दौरान विशेष खुफिया ब्यूरो यानी एसआईबी के कुछ अधिकारियों की तरफ से फोन टैपिंग में अपनी संलिप्तता कबूल की है, यानी उनकी मिलीभगत थी। हैदराबाद पुलिस ने राधाकिशन राव के बयान को नामपल्ली आपराधिक न्यायालय में प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के साथ शामिल किया है। सूत्रों ने कहा है कि इस बयान में राधाकिशन राव ने तत्कालीन एसआईबी प्रमुख टी प्रभाकर राव के निर्देशों के तहत राजनेताओं और अन्य लोगों पर निगरानी रखने में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जासूसी विवाद में विस्फोटक खुलासा करते हुए पुलिस उपायुक्त पी राधाकृष्ण राव ने दावा किया कि मीडिया उद्योग के दिग्गजों, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों और राजनेताओं ने तत्कालीन सत्तारूढ़ बीआरएस के साथ ही उनके डिवाइस हैक किए और उनकी निगरानी की गई। दरअसल कथित जासूसी तेलंगाना राज्य में केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई थी। पुलिस वर्तमान में बीआरएस शासन के दौरान राजनेताओं, अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से जुड़े फोन टैपिंग के आरोपों की जांच कर रही है। उन्होंने राधाकिशन राव के बयान के साथ साथ अन्य दस्तावेज नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में जमा कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक राधाकिशन राव ने तत्कालीन एसआईबी प्रमुख टी प्रभाकर राव के निर्देश दिए गए थे, जो आदेश दिए गए थे, उस पर राजनेताओं और अन्य लोगों पर निगरानी रखने की बात कबूल की है। राव ने पुलिस को बताया कि जो लोग के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार की आलोचना करते हैं या जिन्हें पार्टी के लिए खतरा माना जाता है, उनकी गहन इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जाती है। वैसे आपको बता दें कि तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव कथित तौर पर बीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे, ताकि अपनी बेटी के कविता को दिल्ली शराब घोटाले में राहत दिलाने के लिए बीजेपी के साथ समझौता कर सके। यहाँ पर फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तार एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने ये बात स्वीकार की है। अपने इकबालिया बयान में पूर्व डिप्टी कमिश्नर राधा कृष्ण राव ने ये बात कही है। फोन टैपिंग मामले में राधा कृष्ण राव मुख्य आरोपियों में से एक हैं। पुलिस अधिकारी ने स्वीकारी साजिश की बात। यहाँ पर कृष्ण राव ने कहा है कि पौदियाना यानी बीआरएस चीफ और पूर्व सीएम केसीआर के लिए इस्तेमाल किया गया नाम चाहते थे कि बीजेपी के संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष को कथित बीआरएस विधायकों की खरीद के मामले में गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। केसीआर चाहते थे कि बीएल संतोष को गिरफ्तार करके बीजेपी के साथ समझौता किया जा सकता था, जिसके तहत राव के कविता को ईडी जांच से छुटकारा दिलाना चाहते थे। लेकिन कुछ पुलिस अधिकारियों की अक्षमता की वजह से एक अहम व्यक्ति पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका। बाद में यह मामला हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और उसके बाद एसआईटी का ये पूरा जो मामला था वो सीबीआई को सौंप दिया गया। भाजपा नेता को गिरफ्तार करने की थी तैयारी। राधाकृष्ण राव ने बताया कि केसीआर ने बीजेपी नेता बीएल संतोष की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का भी गठन कर लिया था, ताकि मामले को इतना मजबूत बनाया जाए कि बीजेपी को केसीआर के साथ समझौता करना पड़े। फिर केसीआर इस समझौते का इस्तेमाल अपनी बेटी के कविता को ईडी की जांच से राहत दिलाने में कर सके।
के कविता दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद है। हालांकि जब उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुआ तो पोदियाना बहुत नाराज हुए, यानी केसीआर नाराज हो गए और पूर्व डीसीपी राधाकृष्ण राव को बीते मार्च में गिरफ्तार किया गया था। फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है और उन पर आरोप है कि उन्होंने मामले से जुड़े कुछ कंप्यूटर सिस्टम और आधिकारिक आंकड़े को खत्म किया है। हालांकि बीआरएस ने आरोपों को खारिज कर दिया है। विपक्ष और बीआरएस नेताओं की जासूसी। सूत्रों के मुताबिक बीआरएस और विपक्ष दोनों ने जिन राजनीतिक नेताओं पर निगरानी की जरूरत थी उनसे संबंधित विवरण एसआईबी के पूर्व पुलिस उपाध्यक्ष डी प्रणीत राव को उपलब्ध करा दिए गए थे। उन्होंने कथित तौर पर उनका प्रोफाइल तैयार किया था और उन पर लगातार निगरानी रखने के लिए उनके फोनों को टैप किया जा रहा था। व्यापक अभियान इसके लिए चलाया गया। सूत्रों के अनुसार निगरानी में रखे गए लोगों में पूर्व आईपीएस अधिकारी आरएस प्रवीण कुमार भी शामिल हैं। उन्होंने बीआरएस ले लिया था और बीएसपी में शामिल हो गए थे। हाल ही में वो बीआरएस में फिर से शामिल हो गए हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा रिकॉर्ड्स का उपयोग। ये पता चलने के बाद बड़ी संख्या में लोग संचार के लिए व्हाट्सएप या स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने लगे। पूर्व एसआईबी प्रमुख प्रभाकर राव ने कथित तौर पर टीम को इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करके कॉल की निगरानी करने का आदेश दिया। इस मामले में प्रभाकर राव को मुख्य संदिग्ध के रूप में पहचाना गया। पुलिस ने इस मामले में पी राधाकृष्ण राव के अलावा निलंबित डीएसपी प्रणीत राव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एन भुजंगा राव और एम थिरुपटन्ना को गिरफ्तार किया है। निगरानी उन राजनेताओं और व्यक्तियों पर केंद्रित थी जिन्हें पार्टी के लिए खतरा माना जाता था। बीआरएस के लिए खतरा बनने वाले हर व्यक्ति पर निगरानी रखी जाती है। ये बयान तेलंगाना जासूसी विवाद से जुड़े एक पूर्व डीसीपी ने दिया है। क्या है बीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला? 26 अक्टूबर 2022 को तेलंगाना में तत्कालीन बीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी समेत 4 विधायकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें बीआरएस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की गई थी। शिकायत के अनुसार बीआरएस विधायकों को 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी और शिकायतकर्ता बीआरएस विधायक ने भी आरोप लगाया था कि सत्ताधारी दल के अन्य विधायकों को भी भाजपा के पाले में आने के लिए 50-50 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंदू कुमार और सिम्हाजी स्वामी को गिरफ्तार किया था। हालांकि कोर्ट से तीनों को जमानत मिल गई थी। बाद में मामले को हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। क्या है तेलंगाना में फोन टैपिंग विवाद? पुलिस अधिकारी ने बीआरएस की केसीआर सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्षी दलों के नेताओं के फोन पर बातचीत की निगरानी के लिए पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल किया। मौजूदा सीएम रेवंत रेड्डी समेत कई भाजपा नेताओं के फोन भी टैप किए गए। अब कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच शुरू कराई है, जिसके बाद ही पूर्व पुलिस अधिकारी राधाकृष्ण राव को गिरफ्तार किया गया और अब राव के खुलासे के बाद से ही सियासी घमासान छिड़ा है। वैसे आपको बता दें कि राधाकृष्ण राव ने कथित तौर पर यह भी दावा किया है कि विशेष खुफिया ब्यूरो के तत्कालीन प्रमुख टी प्रभाकर राव इस ऑपरेशन के प्रभारी थे, जो उन सभी लोगों के बारे में डेटा इकट्ठा करते थे जो तत्कालीन सत्तारूढ़ बीआरएस के लिए खतरा लगते थे। एक बार जब किसी व्यक्ति को चिन्हित किया जाता था तो खुफिया ब्यूरो के उप प्रमुख प्रणीत कुमार को कथित तौर पर बीआरएस की सत्ता पर पकड़ के लिए संभावित खतरों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रोफाइल बनाने का काम सौंपा जाता था। कथित जासूसी में सिर्फ राजनीतिक नेताओं या सार्वजनिक हस्तियों को ही निशाना नहीं बनाया गया। श्री राव ने कहा कि रियल एस्टेट और निर्माण उद्योग के कारोबारियों पर भी नजर रखी गई ताकि उनके जुड़ाव का पता लगाया जा सके। जैसे ही जासूसी की अफवाह फैली, नौकरशाहों, न्यायपालिका के सदस्यों और राजनीतिक हस्तियों ने सीधे फोन कॉल से परहेज किया और इसके बजाय व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं का इस्तेमाल किया। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछली तेलंगाना सरकार में जो आरोप लगे उसके बाद अब कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसकी जांच शुरू हुई है तो नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ देखने को मिलेगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।